तो चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में हम डील करने वाले हैं। तो हम वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है, हमें सबको मालूम है। देखो, तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज ब्रॉडली बीइंग ग्रुप्ड इनटू टू पार्ट। वन इज बीइंग टर्म्ड एज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और द एनिमल एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकंड इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड और द एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखो, एसेसरीज का मतलब होता है बाहर से या कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये नेसेसिटी है ह्यूमन बीइंग की, या आपके पास मैमल की या वर्टिब्रेट की जो नेसेसिटी आपके पास है वो है एलिमेंट्री कैनाल। एसेसरी जो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ तो नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल की या फुल बॉडी की फंक्शनैलिटी के लिए आपके पास इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब देखिएगा, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ये मोस्ट ऑफनली आपके पास एक्सोक्रीन ग्लैंड्स हैं। यहाँ पर कैसे ग्लैंड होंगे? मोस्ट ऑफन मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि एंडोक्रीन ग्लैंड नहीं हो सकते हैं। ये आपके पास मोस्ट ऑफन जो है वो एक्सोक्रीन ग्लैंड है, और एक्सोक्रीन ग्लैंड बेसिकली आपके पास वो ग्लैंड होते हैं जो आपके पास पर्टिकुलरली जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, और डक्ट के थ्रू वो पर्टिकुलर सिक्रीशन जो है वो आपके पास ब्लड या लिम्फ में सिक्रीट करते हैं। विश्वास शर्मा जी, आप काइंडली एक बार फिर से लॉग इन करिए, क्योंकि मैंने पहले ही पूछ लिया, साउंड का इश्यूज और किसी को नहीं आ रहे हैं। जिनको इश्यूज आ रहे हैं वो फिर से एक बार वापस से लॉग इन कर लें। जिन भी लोगों को साउंड से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं वो फिर से एक बार लॉग इन कर लीजिए। इट विल बी मोर देन इनफ, आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। चलिएगा, तो सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे वो है आपके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो देखो क्या लिखा है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेसिस के ऊपर वर्टिब्रेट की जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। वन इज द फोरगट विच इज आल्सो बीइंग टर्म्ड एज द स्टोमोडियम, second is the midgut that is being also termed as the mesoidium, and last is the that is hindgut that is being termed as the proctodium। क्लियर है जी? अब इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जो फोरगट है वो एंडोडर्म से अराइज होती है, मिडगट जो है वो एंडोडर्म से अराइज होती है। फिर से देख लें, एक्टोडर्म आपके पास एक्टोडर्म, फोरगट जो है वो एक्टोडर्म से अराइज हुई है, जिसमें आपके पास बक्कल कैविटी के बारे में हम पढ़ते हैं। मिडगट या मीजोडियम आपके पास है एंडोडर्म से अराइज होती है, जिसके इनसाइड में हम फेरिंग्स, ईसोफीगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन के बारे में हम डील करते हैं। क्लियर है जी? इतनी चीज। लास्ट पार्ट है आपके पास हाइंडगट या प्रोक्टोडियम, जो आपके पास फिर से एक्टोडर्मली अराइज होती है, जिसके इनसाइड में आपके पास एनल कैनाल या एनस आपके पास में आती है। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन है आपके पास एलिमेंट्री कैनाल की एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेसिस के ऊपर। तो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेसिस के ऊपर एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आपके तीन पार्ट में डिफरेंशिएट की हुई थी, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट या मिजोडियम, स्टोमोडियम, मिजोडियम एंड प्रोक्टोडियम। ठीक है जी? जो आपके फोरगट है वो एक्टोडर्म से आपके पास अराइज हुई है, मिडगट आपके पास एंडोडर्म से अराइज हुई है, हाइंडगट आपके पास एक्टोडर्म से अराइज हुई है। सर्टेन पार्ट्स जो इसके बीच में आते हैं वो मैंने अभी अभी डिक्टेट कर दिए। चलिए, लेकिन जो हम कॉमनली आपके पास एलिमेंट्री कैनाल का डिवीजन पढ़ते हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज माउथ एंड द बक्कोफेरेंजियल कैविटी। माउथ एंड द बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ठीक है जी? तो बक्को से हम बेसिकली यहाँ पर बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं, और फेरेंजियल से हम पढ़ते हैं दैट इज फेरिंग्स के बारे में। ठीक है जी? दूसरा आपके पास आती है ईसोफिगस का पार्ट, थर्ड आती है आपके पास स्टमक, और लास्ट आपके पास इंटेस्टीन। एक एक चीज कर हम इनको डील करेंगे। ठीक है? तो देखो, माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी में जो मेन चीजें जहां से क्वेश्चन पूछी जाती है वो है, एक आपके पास टीथ के बारे में, और दूसरा आपके पास पूछी जाती है टंग के बारे में। ठीक है? तो देखिएगा, सबसे पहले जो आपके पास माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी से जिसके बारे में आपको पूछा जा रहा है वो है टूथ का स्ट्रक्चर। तो टूथ के स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले देखने की कोशिश करिए कि आपके पास ये जो टूथ है उसको तीन पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट हुआ है। एक वो वाला हिस्सा जो डायरेक्टली नेकेड आई को विजिबल होती है, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द क्राउन। एक हिस्सा जो आपके पास एम्बेडेड है, बोन के अंदर धसा हुआ है, उसको कहते हैं रूट। और जो आपके पास ये आपके पास जो जिंजाइवल पार्ट है या गम्स है, गम से आपके पास पर्टिकुलरली उसने उसको कवर किया हुआ है, दैट पोर्शन ऑफ द टीथ इज बीइंग टर्म्ड एज द नेक।
फिर से क्लियर हो गया जी। तो आपके पास टूथ के 3 पार्ट हो गए, एक हो गया क्राउन, सेकंड हो गई आपके पास नेक और थर्ड हो गया आपके पास में रूट। क्लियर। अब देखिएगा जो क्राउन पोर्शन है उसमें जो पहला पार्ट आता है उसको कहते हैं इनेमल। ये क्या चीज है जी? इनेमल। जो सबसे वाइटेस्ट पोर्शन आपको नेकेड आई से दिखती है उसको हम इनेमल कहते हैं। और वो इनेमल की एक खासियत है, ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट सब्सटेंस इसलिए है क्योंकि इसके इनसाइड में आपके पास हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जो इसकी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इस इनेमल का ये है कि इसमें फ्लोरीन की क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और फ्लोरीन की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से ये इनेमल जो है इस टूथ को एंटी कैरियस इफेक्ट देता है। एंटी कैरियस इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर टूथ को डिग्रेड होने से बचाने का जो पर्टिकुलर एलिमेंट टूथ स्ट्रक्चर में पाई जाती है वो फ्लोरीन है या फ्लोराइड है, जिसको हम बहुत कॉमन भाषा में ये कहते हैं। ठीक है जी। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल जो है वो उसकी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंटी कैरियस इफेक्ट जो इनेमल में आती है वो आपके पास में फ्लोराइड या फ्लोरीन की वजह से आती है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो आपके पास इनेमल है इट इज बीइंग सिक्रीटेड बाय द अमीलोब्लास्ट सेल। कौन से सेल इसको सिक्रीट कर रहे हैं? उनका नाम है अमीलोब्लास्ट सेल। अब अमीलोब्लास्ट सेल की खासियत ये है कि ये लाइफ में एक ही बार बनते हैं, उसके बाद में ये वापस से बनते नहीं है। इनकी रीसिंथेसिस या रीजनरेशन या रिपेयर नहीं होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर एक बार इनेमल की डिग्रेडेशन होना शुरू हो गई तो इसकी रीसिंथेसिस वापस से नहीं हो सकती है, क्योंकि लाइफ में एक ही बार आपके पास अमीलोब्लास्ट सेल बनता है जो इनेमल को बना सकता है। तो ये भी कंसिडरेशन में लेकर चलिएगा। अब इंपॉर्टेंट खासियत नंबर और भी है इसकी, ये जो इनेमल है ये डेड लेयर है। इनेमल कैसी लेयर है? डेड लेयर है। मीन भाई ये नॉन सेंसिटिव लेयर है। इसीलिए आप कोई भी गर्म चीज खा लीजिए, ठंडी चीज खा लीजिए, कैसी भी चीज खा लीजिए, तो आपके जो पर्टिकुलर टूथ है वो सेंसिटिव नहीं हो पाती है, क्योंकि इनेमल जो है वो किसी ना किसी तरह से ये रोल प्ले करता है कि आपके पास वो सेंसिटिविटी के इश्यूज नहीं आने चाहिए, क्योंकि इस इनेमल को ना तो कोई ब्लड सप्लाई है, ना तो कोई न्यूरॉन की सप्लाई है, ना तो कोई लिम्फेटिक की सप्लाई है। ये आपके पास एक डेड लेयर है। क्लियर। उसके नीचे आपके पास एक लेयर आती है जिसको हम डेंटिन कहते हैं। ये देखिएगा जी, ये वाली लेयर, ये आपके पास व्हाइट थी तो आपके पास डेंटिन है थोड़ी सी येलोइश होती है। ठीक है। अब इस डेंटिन की खासियत क्या है? इस डेंटिन को बनाने वाले जो सेल हैं उनको हम ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या नाम लिखा है, ओडोंटोब्लास्ट सेल आर द बेसिक सिक्रीटिंग सेल्स ऑफ द डेंटिन। डेंटिन को बनाने के लिए आपको ओडोंटोब्लास्ट सेल की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये ध्यान रखने की कोशिश करिए कि ओडोंटोब्लास्ट जो सेल हैं वो डेंटिन के अपने सेल नहीं होते हैं। ये आपके सेल जो है ये पल्प के हैं। किसके सेल हैं? पल्प के सेल होते हैं। तो डेंटिन के नीचे एक और आपको ये पर्टिकुलर लेयर दिखाई पड़ेगी, इस लेयर को हम कहते हैं दैट इज द पल्प। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसी पल्प की एक खासियत है, इसमें सबसे ज्यादा वस्कुलर सप्लाई है, सबसे ज्यादा न्यूरॉन की सप्लाई है, सबसे ज्यादा लिम्फेटिक की सप्लाई है। और इसी पर्टिकुलर पल्प की वजह से हम ये कहते हैं कि टूथ जो है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर है। अदरवाइज इनेमल और डेंटिन को कंसीडर कर चलेंगे तो ना तो आपको यहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई दिखती है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि डेड स्ट्रक्चर है सच में। लेकिन क्योंकि पल्प अगर आप देखेंगे तो पल्प में आपके वस्कुलर सप्लाई भी होती है, न्यूरॉन की सप्लाई भी होती है, लिम्फेटिक की भी सप्लाई होती है। इसीलिए हम एग्जैक्टली में टूथ को कंसीडर करते हैं एज ए लिविंग स्ट्रक्चर, अदरवाइज हम ये कंसीडर नहीं कर सकते थे। ये भी क्लियर हो गया जी यहाँ तक। अब डेंटिन जो है वो आपके पास सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, तो सेंसिटिविटी जो है वो इसलिए होती है क्योंकि डेंटिन में आपके पास ए डेल्टा फाइबर्स पाए जाते हैं। अब आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि जिसका इनेमल आपके पास थोड़ा बहुत डिग्रेड करना शुरू कर देता है, तो जैसे ही आपके पास कोई भी फूड कंटेंट जो आपके पास बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा हो, जैसे डेंटिन के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही सेंसिटिविटी के इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि डेंटिन में अभी तक कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन न्यूरॉन की सप्लाई है जो एग्जैक्टली में सिग्नल को ब्रेन तक लेकर जा रही है, और वो ये बता रही है कि आपका कोई ऑब्जेक्ट आपने जो इनटेक किया है वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि डेंटिन के अंदर आपके पास ए डेल्टा फाइबर पाए जाते हैं जो आपके पास शार्प पेन के बारे में बताते हैं, एकदम से होने वाली दर्द के बारे में बताने के लिए जो आपके पास फाइबर पड़े होते हैं वो आपके पास डेंटिन में पड़े होते हैं। लेकिन पल्प की खासियत देखिएगा, पल्प की खासियत क्या है कि इसमें भी आपके पास ब्लड सप्लाई भी है, लिम्फेटिक सप्लाई भी है, आपके पास में पर्टिकुलरली न्यूरॉन की सप्लाई भी है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर आपका ये इनेमल जो है वो पहले डिग्रेड हुआ, फिर उसके बाद डेंटिन डिग्रेड हो गई, और आपके पास ये पर्टिकुलर टू स्ट्रक्चर जो है वो इतना ब्रेक हो गया कि आपके पास डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में पल्प आना शुरू हो गई। तो उस दौरान में होगा क्या, क्योंकि पल्प एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो, और इसमें ब्लड सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, न्यूरॉन की सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, और लिम्फेटिक की सप्लाई भी बहुत ज्यादा है।
तो उस वजह से होगा क्या, मान लीजिए कोई फूड इंग्रेडिएंट आपके पास पल्प के कांटेक्ट में आएगा तो होगा क्या, क्योंकि वो एज एन एंटीजन बिहेव करना शुरू कर देगा क्योंकि ब्लड में चला गया है, तो उसी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होना शुरू हो जाएंगी, ब्लड में आपके पास न्यूट्रोफिल जो उनका काउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ताकि इस पर्टिकुलर जो आपका फूड इंग्रेडिएंट है जो ब्लड के कांटेक्ट में आ गया है उसको एलिमिनेट कराया जा सके। तो आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन न्यूट्रोफिल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इस रूट के एंड सरफेसिस के ऊपर यहां पर पस की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। पस की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि न्यूट्रोफिल की क्वांटिटी बढ़ रही है जब भी फॉरेन एजेंट आपके पास ब्लड के कांटेक्ट में आएगा। अब उस दौरान में क्या किया जाता है, वो ऐसा करेंगे कि सिंपली ये चीज है कि पल्प जो है उसके अंदर ही ब्लड सप्लाई है, उसी में न्यूरॉन की सप्लाई है और उसी में आपके पास पर्टिकुलरली लिम्फेटिक की सप्लाई है। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि पर्सन को तो अब इन्फेक्शन हो रही है तो उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको पर्टिकुलर इस पस को ड्रेन आउट करना पड़ेगा। तो जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो पल्प होगी इसको बाहर निकाल देंगे, एक्सट्रीपेशन कहते हैं उसको, एक्सट्रीपेशन ऑफ द पल्प करना शुरू करेंगे और इस ट्रीटमेंट का नाम लिखा जाता है रूट कनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी, बहुत कॉमन भाषा में आपने सुना होगा। तो आरसीटी इज नथिंग बट द एक्सट्रीपेशन ऑफ द पल्प। एक्सट्रीपेशन का मतलब वो इस पल्प को ही रिमूव कर दिया जाएगा। अब होगा क्या, एक चैनल क्रिएट हो गया और इस चैनल क्रिएशन होने के बाद से आपके पास जो पस है वो ड्रेन कर जाएगी और सिस्टमिक दवाइयों की मदद से हम इस पर्टिकुलर एरिया को इंफेक्शन फ्री कर अपना रोल प्ले कर पाएंगे। अब होता क्या, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जिपमर के अंदर पूछी गई कि आपके पास जब रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं डेंटिस्ट, तो उस दौरान पल्प को जब एक्सट्रीपेट कर दिया जाता है तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस रूट के सरफेसिस में इंसर्ट की जाती है जिसका नाम है गट्टा पर्चा। नाम क्या है जी, गट्टा पर्चा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछ सकते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में रूट का सरफेस जो है आपके पास इनसाइड में, उसको भरने के लिए आप एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं, मटेरियल का यूज करते हैं, उसका नाम है गट्टा पर्चा, विच इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द पैलेक्विम गट्टा। पैलेक्विम गट्टा से एक पर्टिकुलर रबरी सब्सटेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट की जाती है, वो आपके पास पैलेक्विम गट्टा है। ये एक रेजिनस प्रोडक्ट है। तो जिपमर के अंदर पूछा गया था कि गट्टा पर्चा कैसा प्रोडक्ट है, ये एक रेजिनस प्रोडक्ट है, ये एक रबर प्रोडक्ट है दैट इज बीइंग इंसर्टेड इन दिस पर्टिकुलर रूट सरफेस अप टू द एपिकल फोरामेन। अब इंपॉर्टेंट रोल यहां पर एक और चीज देखने की कोशिश करिएगा, देखिएगा जिस दौरान शुरुआत में पल्प जो आपके पास टूथ जो है वो इरप्ट करना शुरू करता है, तो उस दौरान में इस एपिकल फोरामेन का जो डायामीटर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब जितना पर्टिकुलर एपिकल फोरामेन का डायामीटर आपके पास लाइफ में अवेलेबल रहेगा, टूथ की लंबाई जो है वो डिपेंड करती है कि एपिकल फोरामेन का डायामीटर कितनी होती है, क्योंकि एपिकल फोरामेन जहां पर आपके पास प्रेजेंट होती है यहां पर डेंटिन लगातार आपके पास में बनती रहती है, जिसकी वजह से आपके पास ये टूथ स्ट्रक्चर जो है लंबा हो सकता है। आपने बहुत कॉमन चूहे के दांत तो देखे होंगे, तो फ्रंट के जो इंसाइजर्स होते हैं वो लगातार लंबे होते रहते हैं। वो इसलिए लंबे होते रहते हैं क्योंकि उनके इंसाइजर में जो एपिकल फोरामेन है उसका डायामीटर हमेशा से ज्यादा बना रहेगा, इसीलिए आपके पास टूथ का जो आपके पास लेंथनिंग है वो लगातार होती रहती है। ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में लेकर चलिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बार बार पूछते हैं। क्लियर हो गया जी। अब जरा यहां पर देखने की कोशिश करिएगा, क्या देखने की कोशिश करिएगा कि यहां लिखा हुआ है टाइप ऑफ टीथ कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ टीथ के अकॉर्डिंगली आपके पास सबसे पहले टीथ आते हैं, उनको कहते हैं मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट, तो मोनोफायोडोंट कौन से टीथ होते हैं, द टीथ विच अपीयर ओनली वंस इन लाइफ। जो आपके पास लाइफ के दौरान में एक ही बार आपके पास टीथ आते हैं उनको हम मोनोफायोडोंट कहते हैं, जिनमें आपके पास प्रीमोलर्स और आपके पास दैट इज द विजडम टीथ या लास्ट मोलर ऑफ द मैन जो है वो आपके पास पर्टिकुलरली लाइफ में एक ही बार आते हैं। ये दो बार आपके पास इरप्ट नहीं होते हैं, लाइफ में एक ही बार होते हैं और ये दोनों के दोनों परमानेंट टीथ हैं या सेकेंडरी टीथ इनको कहते हैं। ये मोनोफायोडोंट है, लाइफ में एक ही बार आने वाले। उसके बाद आते हैं डायाफायोडोंट। तो डायाफायोडोंट का मतलब हुआ ऐसे टीथ जो आपके पास लाइफ के दौरान में दो बार अपीयर होते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर टीथ हैं आपके पास इंसाइजर्स, दूसरे आपके पास केनाइन, तीसरे आपके पास मोलर्स। तो मोलर कौन सा, फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर। थर्ड मोलर जो होती है जिसको विजडम टीथ कहते हैं वो मोनोफायोडोंट है, वो आपके पास लाइफ में दो बार नहीं आती है। तो ये भी कंसिडरेशन में आपने लेकर चलना है, ठीक है। तीसरे आते हैं आपके पास थीकोडोंट। तो थीकोडोंट का मतलब होता है आपके पास ऐसे पर्टिकुलर टीथ जो जॉ सॉकेट के अंदर या जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड होते हैं या एल्वियोलर बोन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। जरा यहां देखिएगा, ये बोन का हिस्सा है ये सारा का सारा, और इस बोन के हिस्से में आपके पास एक तरह से गिड़ा हुआ ये पर्टिकुलर रूट का स्ट्रक्चर है आपके पास टूथ का। तो आपके पास ऐसा पर्टिकुलर जो आपके पास टीथ होगा जो एल्वियोलर बोन में खड्डा बनाकर उसके इनसाइड में प्रेजेंट होगा, उसको हम कहते हैं थीकोडोंट है।
क्लियर होगा जी। दी टीथ विच आर प्रेजेंट इन दी बोनी सॉकेट्स ऑफ द जॉ आर कंसिडर्ड एज दी थीकोडॉन्ट। तो ह्यूमन के जो टीथ होते हैं और जो क्रोकोडाइल के टीथ होते हैं वो थीकोडॉन्ट टाइप के टीथ होते हैं। उसके बाद आते हैं हिट्रोडॉन्ट। आपके पास हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो आपके जो पर्टिकुलर मैमल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस के ऊपर जो टीथ बताए गए हैं वो 4 तरह के होते हैं। वो है आपके पास इंसाइजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स। तो आपकी मॉर्फोलॉजी, इनका फंक्शन जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो 4 तरह के आपके पास में पर्टिकुलर टीथ लाइफ के दौरान में आपको मिलेंगे, मोनोफाइडोंट, डायफाइडोंट, थीकोडोंट और हिट्रोडोंट। ये मैमल के या ह्यूमन बीइंग के टीथ इस तरह के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोनो में आएगा एक ही बार लाइफ में, डायफाइडोंट में आएगा 2 बार लाइफ में, थीकोडोंट में आपके पास बोन में एम्बेडेड है। हिट्रो का मतलब ये हुआ कि आपके पास डिफरेंट तरह के दांत, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के दांत आपके जॉ बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि हमारा जो पर्टिकुलर इवोल्यूशनरी ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है और ऑर्गेनिज्म से। चलें, उसके बाद आपके पास कंसिडरेबली जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो है आपके पास डेंटल फार्मूला से। तो देखिएगा, डेंटल फार्मूला इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द ईच हाफ ऑफ द जॉ ऑफ द मैक्सिला ओवर द मैंडिबल। ठीक है जी। तो आपके अपर जॉ को बोला जाता है मैक्सिला, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे मैक्सिला है, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं ये है मैंडिबल। तो मैक्सिला और मैंडिबल में आपके पास में टीथ जो है एल्वियोलर सॉकेट्स के अंदर जो है वो आपके पास एम्बेडेड होते हैं। तो आपके पास ऊपर जो है वो आपके पास इंसाइजर्स आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास केनाइन्स आते हैं, जैसे यहां पर लिखे हुए ये इंसाइजर्स आ गए, ये केनाइन्स आ गए, ये प्रीमोलर आ गए और ये मोलर आ गए। तो ऊपर वाला जो नंबर लिखा हुआ है वो आपके पास मैक्सिला के टीथ के काउंटेबिलिटी है ईच ऑफ द जॉ के लिए, और नीचे आपके पास मैंडिबल की टीथ की काउंटेबिलिटी लिखी होगी जो पर्टिकुलर टाइप का टीथ है ईच ऑफ द जॉ के लिए। ठीक है जी। तो देखिएगा, सबसे पहले चाइल्ड में आपके पास जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या आती है, इंसाइजर का ईच हाफ में जो नंबर है वो 2 होती है, केनाइन का नंबर 1 होता है, प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं। देखो, प्रीमोलर का नंबर लिखा हुआ है जॉ 0 है। तो इसका मतलब केनाइन के बाद में डायरेक्टली आपको जो टीथ आपके पास जुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा वो मोलर होंगे, और मोलर कौन से हैं, फर्स्ट मोलर एंड दी सेकंड मोलर। फिर से कंसिडरेबली लेकर चलिएगा, तो आपके पास फॉर्मूला हुआ 2102 ये मैक्सिला के लिए, ओवर 2102 मैंडिबल के लिए। अब ईच हाफ ऑफ द जॉ के लिए कैलकुलेट किया है, तो पूरे जॉ में किसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 के साथ में। तो आपके पास काउंटेबिलिटी में कितने आए, 10। ऊपर आपके पास जॉ के अंदर 10, नीचे जॉ के अंदर टोटल हो गए आपके पास में चाइल्ड में 20 टीथ। क्लियर हुआ जी। मैंने यहां तक जो चीजें कही हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चाइल्ड का फॉर्मूला है 2102। 2102 में 0 का मतलब ये है आपके पास में दैट इज प्रीमोलर जो है एब्सेंट है। केनाइन के बाद में आपको डायरेक्टली मोलर्स दिखते हैं, प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, और थर्ड मोलर भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा अभी तक चाइल्ड में। ठीक है। उसके बाद कभी कभार 17 और 17 हाफ ईयर ओल्ड के आपके पास में फॉर्मूला पूछी जाती है, तो वो आती है 2122 2122 over 2122 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 14 ओवर 14, प्लस कर देंगे तो टोटल टीथ जो आपके पास पूरे जॉ में होंगे वो है आपके पास 28। वो इसलिए क्योंकि 17 एंड हाफ ईयर के बाद में ही आपके पास में थर्ड मोलर की इरप्शंस होती हैं। तो आपके पास मोलर में देखिए यहाँ पर काउंटेबिलिटी कितनी लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है ईच हाफ ऑफ द जॉ के लिए, 3 नहीं लिखी हुई है, क्योंकि विजडम टीथ जो अभी तक इरप्ट नहीं होगा वो 17 एंड हाफ ईयर के बाद में इरप्ट होती है। तो आपसे क्वेश्चन अगर 17 एंड हाफ ईयर में पूछेंगे तो आप आंसर लिखेंगे 2122 ओवर 2122 मल्टीप्लाई बाय 2 और इक्वल आपके पास आएंगे 28 टीथ। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन ये पूछा हो कि अडल्ट में बताइए आपका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप उस समय थर्ड मोलर को भी काउंट करेंगे, तो फॉर्मूला होगी 2123 ओवर 2123, आपके पास टोटल आ जाएंगे 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 32। तो अडल्ट में टोटल नंबर ऑफ टीथ जो है वो 32 होते हैं। 17 एंड हाफ ईयर जो आपके पास बच्चा होगा उसमें आपके पास पर्टिकुलर 28 होते हैं, और चाइल्ड में आपके पास 20 होते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पास जो प्री मोलर है और जो आपके पास थर्ड मोलर है वो लाइफ में एक ही बार आपको परमानेंट आपके पास टीथ में मिलेंगे। प्राइमरी टीथ है या चिल्ड्रन के टीथ में वो आपके पास एब्सेंट मिल रहे हैं, प्री मोलर भी एब्सेंट है, और यहां पर देख लीजिए मोलर भी 2 ही लिखे हुए हैं, लेकिन अडल्ट में हमने यहां पर मोलर 3 लिखे हुए हैं, क्योंकि थर्ड वाला जो मोलर है दैट इज विजडम टीथ जो वो 17 एंड हाफ ईयर के बाद में इरप्ट होता है, तो बच्चों में वो नहीं पाया जाता है। इसीलिए हमने स्पेसिफिकली लिखा था कि मोनोफायडोंट टीथ जो है वो आपके पास प्री मोलर और मोलर टीथ दैट इज द थर्ड मोलर ऑफ द मैन ही है। क्लियर हो गया जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पार्ट देखिएगा जरा सा। नेक्स्ट आते हैं आपके पास सलाइवरी ग्लैंड, जहां से आपके पास क्वेश्चन पूछ ली जाती है।
तो देखिएगा मैमल में 4 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वो है आपके पास इंफ्राऑर्बिटल, सेकंड आते हैं आपका पैरोटिड ग्लैंड दैट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, उसके बाद सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर आती है, और लास्ट में आपके पास सबलिंगुअल ग्लैंड्स आते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये तो मैंने सलाइवरी ग्लैंड की क्लासिफिकेशन लिखी हुई है मैमल के लिए, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करिएगा तो ह्यूमन बीइंग के टाइम में आपके पास सलाइवरी ग्लैंड जो अवेलेबल है वो 3 ही पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, 4 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड नहीं होते हैं, क्योंकि आपके पास इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड जो होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एब्सेंट होती है, रैबिट्स में मिलेगी आपको बहुत कॉमनली, इसीलिए मैंने ये कहा कि मैमल में 4 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन ये पूछा गया हो कि आपके पास ये बताइए ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हैं, तो 3 ही पेयर होते हैं, जिसमें आपके पास में इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड जो है वो एब्सेंट होंगे, सिर्फ क्या पाए जाएंगे, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड जो होते हैं ये आपके पास में पर्टिकुलर आई ऑर्बिट है, तो आई ऑर्बिट के बिल्कुल नीचे आपके पास जो ग्लैंड यहां पर मिलेंगे, इन ग्लैंड को हम कहते हैं दैट इज द इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। ये आपके पास प्रेजेंट होंगे सिर्फ रैबिट के अंदर या अदर मैमल्स के अंदर, ह्यूमन में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनकी जो आपके पास डक्ट होती है वो डक्ट है आपके पास में सेकंड मोलर टीथ के आपके पास, सेकंड मोलर जो होता है ना, अपर सेकंड मोलर जो है आपके पास में, वहां पर बक्कल वेस्टिब्यूल में इस इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड की ओपनिंग होती है। क्लियर हो गई जी। उसके बाद आपके पास जो ह्यूमन का फर्स्ट पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है वो आते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो आपके पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बिल्कुल नीचे या सामने प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका पिना भी है, कभी कभार पिना के बीनीथ भी हम कहते हैं कि आपके पास पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, और ये पर्टिकुलर ग्लैंड है, इनकी डक्ट का नाम होता है स्टेंसन डक्ट। इस टेंशन डक्ट की जो ओपनिंग होती है, अगर आप यहां पर देखिए तो ये टेंशन डक्ट है। ये टेंशन डक्ट जो है बक्कल वेस्टिब्यूल जो सेकंड मोलर के आपके पास करीब होगा, वहां पर इस डक्ट की ओपनिंग होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन में आपने लेकर चल रहे। देखिए एक डिजीज होती है जो वायरल डिजीज है जिसका नाम मम्स कहते हैं हम। तो मम्स में होता क्या है कि ये आपके पास जो टेंशन डक्ट है ये आपके पास ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, और जो आपके पैरोटिड ग्लैंड है इनकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है बायलेटरली। दोनों तरफ के आपके पास सलाइवरी ग्लैंड जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं एक वायरल इंफेक्शन में जिसका नाम है मम्स। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी कंसिडरेशन में पूछा जाता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी ये क्वेश्चन पूछ ली जाती है। तो दोनों साइड के अगर पैरोटिड ग्लैंड जो है उनकी स्वेलिंग हो रही है तो हम कहेंगे कि मम्स हो गया, ये वायरल डिजीज होती है। अगर एक आपके पास यूनिलेटरल किसी एक साइड का पैरोटिड ग्लैंड है उसकी स्वेलिंग होती है तो हम उसको वायरल डिजीज नहीं मानते, हम उसको पहले कंसीडर करते हैं पैरोटिडाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, दैट इज पैरोटिडाइटिस। क्लियर हो गई जी, ये भी कंसीडरेशन में। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो क्या लिखा हुआ है, दीज आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। देखिएगा क्या लिखता है, आपके पास जो एंगल ऑफ मैंडिबल होती है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपके पास एंगल ऑफ मैंडिबल और रेमस का हिस्सा आता है, इसके नीचे आपके पास जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको हम सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। और इस सब मैक्सिलरी ग्लैंड की जो डक्ट है उसका नाम है वॉल्टन डक्ट। इस वॉल्टन डक्ट की जो ओपनिंग होती है वो आपके पास जो इंसाइजर्स है, लोअर इंसाइजर्स होते हैं, या हम ये कहते हैं कि फ्लोर ऑफ द माउथ में होती है। तो ध्यान से कंसिडरेबली ये भी लेकर चलिएगा कि सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट का नाम होता है वॉल्टन डक्ट है, और वॉल्टन डक्ट की जो ओपनिंग होगी वो आपके पास फ्लोर ऑफ माउथ में होती है या इंसाइजर्स के बिल्कुल पीछे होती है ऑन द लिंगुअल साइड। क्लियर हो गया जी। लास्ट आते हैं आपके पास सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो आपके पास स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, इनकी डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस या आपके पास में बार्थोलिन डक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। अब आपके पास जहां पर पर्टिकुलर ये टंग है, फ्रंटल रीजन में जहां पर इंसाइजर्स हैं, ये टंग के स्ट्रक्चर्स के बिल्कुल नीचे आप यहां पर देखेंगे तो ये आपके पास में सबलिंगुअल ग्लैंड है, आपके पास प्रेजेंट दिखेगी। इसकी जो डक्ट होती है वो भी फ्लोर ऑफ द माउथ में ही आपके पास ओपन होती है। कंसिडरेबली आपने ये चीज याद रखनी है कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड जो आपके पास पैरोटिड है, एक कंसिडरेबली वो लेकर चलिएगा। सेकंड आपने कंसिडरेबली ये लेकर चलना है, इन सभी पैरोटिड ग्लैंड का जो फंक्शन होती है वो है आपके पास सलाइवा की फॉर्मेशन कर देना। मैक्सिमम सलाइवा की फॉर्मेशन जो आपको ग्लैंड कर देता है वो है आपके पास पैरोटिड। अब आपके पास ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि सभी के सभी सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्रीन ग्लैंड होते हैं, इनमें डक्ट होती है, डक्ट का नाम याद होना चाहिए। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम है स्टेंसन, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट का नाम है वॉल्टन, और सब लिंगुअल ग्लैंड की डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस या बार्थोलिन डक्ट। ये भी याद होना चाहिए, चलेगा। अब जो ये सलाइवा है जो आपके पास पर्टिकुलर इन सभी ग्लैंड ने हमारे को बनाकर दिया, इस सलाइवा की खासियत क्या होती है? इस सलाइवा की खासियत होती है ये स्लाइटली एसिडिक है।
तो पीएच जो है ऑलवेज जो 6 to 7 के बीच में फ्लक्चुएट करती रहती है। वो इसलिए 6 to 7 के बीच में फ्लक्चुएट करती है क्योंकि सलाइवा के इनसाइड में आपको एक एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज या टायलिन। ये सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी जो है वो 6 to 7 पीएच के बीच में ही हो सकती है। स्लाइटली एसिडिक मीडियम होना जरूरी है अगर सलाइवरी अमाइलेज की आप एक्टिविटी चाहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है ताकि उसकी वापस से आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन कर पाए। दूसरी कंसिडरेबली थिंग्स आपने क्या लेकर चलनी है, इसी सलाइवा के इनसाइड में आपके पास एक लाइसो एंजाइम और दूसरा आपके पास में पर्टिकुलर थायोसाइनेट आइंस प्रेजेंट होते हैं विच इज बीइंग स्पेसिफिकली दी एंटीबैक्टीरियल। ये क्या करते हैं, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया को मारने में, सभी के सभी बैक्टीरिया को नहीं मार सकते हैं, ये भी कंसिडरेबली ध्यान रखिएगा। लाइसोजाइम और थायोसाइनेट जो होते हैं वो आपके पास में एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट्स तो हैं, प्रोटीनियस कंपोनेंट तो है, लेकिन एग्जैक्टली में वो पूरे के पूरे बैक्टीरियाज को मार दें, सभी बैक्टीरिया को मार दें या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहां पर ये जो लाइसोजाइम और थायोसाइनेट है कुछ एक स्पेसिफिक बैक्टीरियाज के ऊपर ही एक्ट करते हैं और उन्हीं को मारने में हेल्प करते हैं। तो ये आपने पक्का से ध्यान रखना है। क्लियर हो गया जी यहां तक भी? ये देखिए डक्ट के बारे में यहां सब चीजें डायग्रामेटिकली मैंने बताई हुई हैं, एक बार इसको भी देख सकते हैं आप लोग। चलिएगा, उसके बाद आती है ईसोफेगस। देखिएगा अब ईसोफेगस की खासियत क्या है। ईसोफेगस की खासियत यह है कि इसमें दो ओपनिंग है। देखिए मान लीजिए ये ईसोफेगस है तो एक ओपनिंग यहां पर है और एक ओपनिंग यहां पर है, तो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इसकी खासियत यह है इसमें कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती है। ध्यान दीजिएगा, पहली चीज इसमें कोई ग्लैंड प्रेजेंट है ही नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये आपके पास ईसोफेगस जो है ये फूड पाइप है और इस ईसोफेगस के ऊपर का जो सरफेस है उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। ध्यान दीजिए कि क्या नाम लिखा है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को क्या लिखा जाता है, इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर द फूड एंड एयर। तो जो एयर है वो आपके पास ट्रैकिया में जाती है और जो फूड है वो आपके पास ईसोफेगस में जाता है। ठीक है जी। यहां पर मान लीजिए साथ ही साथ में आपके पास ये ट्रैकिया पड़ा हुआ है, तो ट्रैकिया में आपके पास हवा जाएगी तो ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसको ग्लॉटिस कहते हैं और दैट ग्लॉटिस इज बीइंग कवर्ड बाय द एपिग्लॉटिस। अब देखिए जब भी आप खाना खाइएगा तो खाना ट्रैकिया में नहीं जाता है क्योंकि एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को क्या कर देता है, कवर कर देता है, इसलिए खाने को मजबूरन कहां पर जाना पड़ता है, ईसोफेगस के इनसाइड में जाना पड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ईसोफेगस में कोई ग्लैंड है ही नहीं है, तो खाना ऊपर से नीचे की ओर को क्यों जाएगा, वो इसलिए जाएगा क्योंकि ईसोफेगस की अगर वॉल को देखने की कोशिश करिएगा तो यहां पर स्मूथ मसल होती है और स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत स्लोअर रेट पर होती है जिसको हम पर्टिकुलर पेरिस्टालिसिस के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से मैं क्या कह रहा हूं, ईसोफेगस से होता हुआ खाना जो है वो स्टमक तक कैसे पहुंचा, ऐसे पहुंचा क्योंकि ईसोफेगस की जो वॉल है उसमें स्मूथ मसल होती है। स्मूथ मसल में आपके पास एक पेरिस्टालिटिक एक्टिविटी हो रही है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है स्मूथ मसल की, और उसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से जो खाना है वो आपके पास ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक तक पहुंच जाती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछी जाती है कि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को आप क्या कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को यहां पर कहा जाता है पेरिस्टालिटिक एक्टिविटी या पेरिस्टालिसिस। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन नंबर 2, ईसोफेगस से खाना आपके पास स्टमक में पहुंच गया, तो जैसे स्टमक में पहुंच, हाँ आपके पास जो ईसोफेगस है इसमें म्यूकस सेल जो है वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं, गॉबलेट सेल कहते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। और वैसे भी आपको जो पर्टिकुलर खाने को नीचे तक पहुंचाने के लिए जो नेचर चाहिए फ्लूइड का वो सीरस होना चाहिए, तो सीरस नेचर नहीं है। अगर म्यूकस होगा ना तो यहां पर आपके ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा है फ्लूइड की, तो अगर आपके पास खाना यहां से नीचे आने की कोशिश करेगा तो वो आएगा कैसे, खाने को ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुंचाने के लिए स्मूथ मसल की पेरिस्टालिटिक एक्टिविटी का होना जरूरी है। अगर ये एक्टिविटी नहीं होगी ना तो कभी भी खाना आपके पास ईसोफेगस से स्टमक तक नहीं पहुंचेगी और प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर? अब देखिएगा एक और कंसीडरेशन, अब खाना मान लीजिए आपके पास स्टमक में पहुंच गया, तो स्टमक की खासियत यह है कि स्टमक के इनसाइड में आपके बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ी हुई है, HCl पड़ा होता है। अब खाना जो है HCl के साथ में मिक्स कर जाती है। अब देखो ये तो आपका ओपनिंग कह रहे हो आप, तो खाना ये भी तो हो सकता है ना ईसोफेगस के अंदर वापस चला जाए, लेकिन नेचर ने क्या किया, नेचर ने ये किया जहां पर ईसोफेगस आपके पास में स्टमक के साथ में मिलती है, यहां पर एक पर्टिकुलरली आपके पास में कार्डियो ईसोफेजियल स्फिंक्टर दी है।
ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी उसको कहते हैं, कार्डियो ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। कार्डियक पार्ट जो आपके पास स्टमक का और ईसोफेगस आपके पास, तो दोनों को इकट्ठा कर हमने बोला कार्डियो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। एक गार्डिंग आपके पास में पर्टिकुलर फ्लैप है ये। अब जैसे ही खाना जब यहां से नीचे की ओर को आता है तो ये आपके पास स्फिंक्टर जो है वो क्या कर जाती है, ओपन हो जाती है। तो आपके पास खाना जो है वो यहां से होता हुआ स्टमक में पहुंच जाएगा। अब अगर खाना HCl से मिक्स होकर जो है वो आपके पास वापस ईसोफेगस में जाने की कोशिश करे, तो ये जो आपके पास कार्डियो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होती है, ये कार्डियो ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो आपके पास वापस से क्लोज हो जाती है, ताकि आपका खाना जो है वो ईसोफेगस में मूव कर ना जाए। तो ये भी कंसिडरेबली आपको फिर से ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर कार्डियो ईसोफेजियल स्फिंक्टर का काम ये हुआ कि ये रीगर्जिटेशन ऑफ एसिडिक फूड को प्रिवेंट करता है स्टमक से ईसोफेगस में आने में। रीगर्जिटेशन का मतलब होता है वापस आना। तो वापस आपके पास स्टमक से फूड ईसोफेगस में नहीं जाएगा, क्योंकि कार्डियो ईसोफेजियल स्फिंक्टर उस दौरान में क्लोज हो जाएगी, या कार्डियक स्फिंक्टर उस दौरान में क्लोज हो जाएगी। इसलिए खाना लगातार आपके पास उसकी चर्निंग जो है वो आपके पास इसी स्टमक के अंदर होती रहती है, कहीं और नहीं होगी। अब इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन में एक और, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, और इस आपके पास स्टमक के जो हिस्से बताए गए वो है आपके पास फंडस, सेकंड आती है बॉडी ऑफ द स्टमक, उसके बाद आती है पाइलोरस या एंट्रम। तो ध्यान दीजिएगा, तीन आपके पार्ट आ गए हैं, एक आपके पास में फंडिस आ गई, सेकंड आपके पास में बॉडी आ गया, थर्ड आपके पास एंट्रम या पाइलोरिस आ गई। पाइलोरिस जब एक्सटेंड करती है तो वो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडिनम से मिलती है, वहां पर भी एक स्फिंक्टर पड़ा हुआ है जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ध्यान दीजिएगा, अब खाने की जो आपके पास डाइजेशन है वो यहां पर स्टमक में होना शुरू हो जाती है। जो आपके पास खाना डाइजेस्ट हो गया वो मूव कर जाएगा ड्यूडिनम के अंदर। तो आपके पास ड्यूडिनम से जो आपके पास खाना है वो वापस स्टमक में नहीं आना चाहिए, तो उसकी प्रिवेंशन कौन कर रहा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर का जहां भी वर्ड स्फिंक्टर यूज हुआ हो ना, उसका काम ये होगा कि रीगर्जिटेशन प्रिवेंट करनी है। अब खाना जो है एग्जैक्ट पाथवे में स्टमक से मूव करता हुआ आपके पास ड्यूडिनम में गया था, तो आप ये चाह रहे थे कि ड्यूडिनम से वापस स्टमक में नहीं आना चाहिए, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर को उस दौरान में क्या कर जाना चाहिए, क्लोज कर जाना चाहिए। तो काम ये हुआ पाइलोरिक स्फिंक्टर का कि रीगर्जिटेशन ऑफ फूड को प्रिवेंट करिए जिसकी डाइजेशन हो चुकी है ड्यूडिनम से इनटू द स्टमक। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन में आप लेकर चलेगा। यहां से और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो फंडिक पार्ट है इसमें सिर्फ गैसेज ही आपको मिलती हैं, बॉडी ऑफ द स्टमक में मैक्सिमम पार्ट ऑफ डाइजेशन होती है और यहीं पर HCl की फॉर्मेशन होते हुए आपको दिखेगी। अब क्यों दिखती है वो जरा कंसीडरेशन में फिर से लेकर चलें। देखो क्या लिखता है, ये जो आपके पास स्टमक है इसमें आपके पास में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो आपके पास पर्टिकुलर ट्यूबुलर ग्लैंड है जो आपके पास यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब ट्यूबुलर ग्लैंड आपके पास एपिथेलियल टिश्यू की मॉडिफिकेशन आपके पास हमने पढ़ी हुई है पहले भी। चले, तो ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ना है, और यहां पर जो आपके पास उस ग्लैंड में सेल्स पाए जाते हैं उनको हम डील करने की कोशिश करते हैं। देखो तो कौन कौन सी सेल हैं, 5 तरह के। एक आपके चीफ सेल आते हैं, उसके बाद ऑक्जेंटिक सेल्स आते हैं, उसके बाद म्यूकस नेक सेल आते हैं, थर्ड आपके पास अर्जेंटिफिन सेल आते हैं, और फोर्थ आपके पास गेस्टिन सेल आते हैं। मेन आपके पास जो सेल है हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, पहले आते हैं आपके पास चीफ सेल, पेप्टिक सेल, जाइमोजन सेल या जाइमोजेनिक सेल, इनको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, तो आपने ध्यान रखना है ये, ठीक है। अब देखो, ये आपके पास बेसली लोकेटेड होते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास में ये पर्टिकुलर एपिथेलियम है, तो यहां पर बेस पर आपके पास जो सेल पाया जाएगा वो आपके पास चीफ सेल या पेप्टिक सेल होते हैं। ये आपके पास जो सिक्रीशन करते हैं वो 2 तरह के एंजाइम की सिक्रीशन करते हैं। एक इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं और दूसरे एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। जो आपके पास इनएक्टिव एंजाइम्स है उनको हम प्रो एंजाइम्स कहते हैं और जाइमोजन्स कहते हैं। तो 2 तरह के एंजाइम जो इनएक्टिव है वो है आपके पास एक पेप्सिनोजन और दूसरा है आपके पास पर्टिकुलर प्रोरेनिन, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है, इनको एक्टिव करवाने के लिए यू नीड ऑलवेज द एक्टिविटी ऑफ एन ऑक्जेंटिक सेल और द पैराइटल सेल which is secreting an hydrochloric acid which is needed for the activation of the pepsinogen and prorenin and convert that particular pepsinogen into pepsin and prorenin into renin. After this particular thing the activity of these particular enzyme will occur. ये आपके पास में चीफ सेल और पेप्टिक सेल के द्वारा सिक्रीट किए गए इनएक्टिव एंजाइम है, उनको एक्टिव करवाने के लिए यू विल ऑलवेज नीड दी HCl, और HCl सिक्रीट करती है आपके ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल। एक एंजाइम जो आपके पास पर्टिकुलर एक्टिव फॉर्म में आपके पेप्टिक सेल्स और आपके चीफ सेल सिक्रीट करते हैं, जिनको हम गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो आपके
पर्टिकुलर लिपिड को ब्रेक डाउन करने में डायरेक्टली हेल्प करती है। इसी पर्टिकुलर आपके पास स्टमक में आपके पास में जो ये पर्टिकुलर सेल होते हैं, ये गैस्ट्रिक अमाइलेज जो है वो इसको भी सिक्रीट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गैस्ट्रिक अमाइलेज की जो एक्टिविटी होती है वो स्लाइटली एसिडिक पीएच में होती है। मीन बाय अमाइलेज जो है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर सकती है, जो हमने थोड़ी देर पहले सलाइवा में भी पढ़ा, जिसको हमने टाइलिन कहा था, वो पर्टिकुलर अमाइलेजेस स्लाइटली एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट हो पाएंगे। लेकिन क्योंकि स्टमक का जो पीएच है HCl की वजह से 2 to 3 हो जाती है, बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर है, तो अमाइलेज की एक्टिविटी जो रिस्ट्रिक्टिव है या वो हो ही नहीं पाती है। तो ये भी कंसिडरेबली आपने ध्यान रखते हुए चलना है। अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन नंबर 2 क्या है। देखो ये जो प्रोरेनिन है जिसको कन्वर्ट करवा दिया आपने पर्टिकुलर HCl की मदद से रेनिन में, ये रेनिन जो होती है ये कोगुलेशन ऑफ मिल्क में हेल्प करती है। देखिए बच्चों में आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि बच्चों को जब दूध पिलाया जाता है तो फटा हुआ दूध जो है वो बाहर आ रही होती है, वो वॉमिट आउट करने की कोशिश करते हैं उसको। क्यों वॉमिट आउट करते हैं? क्यों उसकी डाइजेशन नहीं हो पा रही है, क्यों उसकी कोगुलेशन हो जाती है? इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी में मिल्क को डाइजेस्ट करने वाली जो आपके पास में एग्जैक्टली में प्रोटीन होती है मिल्क के अंदर, जिसको केजिन प्रोटीन कहते हैं, उस केजिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में ये रेनिन जो है वो डायरेक्टली हेल्प कर रही होती है। इसीलिए दूध जैसे ही पेट के अंदर जाता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है, फट जाता है, और इन दी फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग आप देखेंगे जो पर्टिकुलर आपके पास मिल्क होगा वो आपके पास कोगुलेटेड मिल्क जो है वो बाहर आ रही होती है। तो ध्यान दीजिएगा रेनिन का काम होता है कोगुलेशन ऑफ मिल्क करना, और उस मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पड़ी हो जिसका नाम केजिन प्रोटीन है उसकी कोगुलेशन करवाने में रेनिन नाम का एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर हेल्प कर रही होती है। अब ध्यान दीजिएगा RENNIN लिखा हुआ है, ये एंजाइम है, और RENIN लिखा होगा जो आपके पास जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस होती है, उसके जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, वो भी रेनिन है, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग है वो RENIN है, और जो आपके पास एंजाइम है वो है RENNIN। तो भूलिएगा मत, क्योंकि कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है, पेपर में देख लीजिएगा इस चीज को। ये भी क्लियर हो गया जी। अब दूसरी कंसीडरेशन एक और लेकर चलते हैं। ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स या पराइटल सेल्स होते हैं ये आपके पास दो तरह की सिक्रीशन दे रहे हैं, एक आपके पास पर्टिकुलर HCl है और दूसरी आपके पास इंट्रिंसिक कासल फैक्टर है। अब ध्यान दीजिएगा इंट्रिंसिक कासल जो फैक्टर होती है ये आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाने में आपको हेल्प करता है, और विटामिन B12 की जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वो इलियम से होती है। अब एक चीज कंसिडरेबली लेकर चलिएगा, आपने जो खाना खाया जिसके अंदर विटामिन B12 है वो तो पहले स्टमक में जाएगा, तो स्टमक से उस विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए इलियम तक ले जाने का काम इंट्रिंसिक कासल फैक्टर कर रही होती है। सेकंड कंसिडरेबल थिंग लेकर चलिएगा, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन तभी हो सकती है जब स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक हो। अगर स्टमक का एनवायरनमेंट जो है उसका पीएच अगर वेरी कर आपके पास बेसिसिटी की ओर को मूव करना शुरू कर देगा तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इंट्रिंसिक कासल फैक्टर को भी एक्टिविटी करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत पड़ती है। अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा या ऑक्जेंटिक सेल या पराइटल सेल की एक्टिविटी नहीं होगी तो आपके पास कभी भी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि कासल इंट्रिंसिक जो फैक्टर है वो वर्केबिलिटी में नहीं होगा। अब इसका मतलब ये हुआ इंट्रिंसिक कासल फैक्टर की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और विटामिन B12 को हम कहते हैं साइनोकोबालामिन। अब अगर साइनोकोबालामिन नहीं होगा तो आपके आरबीसी की मैच्योरिटी अच्छे से नहीं होगी, आरबीसी की मैच्योरिटी से अच्छे से नहीं होगी तो आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा, आरबीसी की मैच्योरिटी अच्छे से नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाएगा। अगर दोनों आपके पास कम है तो हम उसको कहते हैं अनीमिया। तो अनीमिया के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंसीडरेबल थिंग में हमने देखा वो ये देखा कि इंट्रिंसिक कासल फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, और उस अनीमिया को हम कहते हैं परनीशियस अनीमिया। ध्यान दीजिएगा इंट्रिंसिक कासल फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया होती है उसको हम कहते हैं परनीशियस अनीमिया। आपको 2019 के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इनडायरेक्टली वो कौन से वाला सेल है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो सकती है, तो आंसर थी ऑक्जेंटिक सेल या पराइटल सेल, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ऑक्जेंटिक सेल कासल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं जो आपके विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है, और विटामिन B12 आरबीसी की मैच्योरिटी के लिए जरूरी है। क्लियर हो गई जी यहां तक भी थिंग? चलिएगा
नेक्स्ट आते हैं म्यूकस नेक सेल, जिनको हम गॉबलेट सेल कहते हैं। इनका काम म्यूकस की सिक्रीशन करना होता है। तो देखिए, क्योंकि आपके पास स्टमक का जो इनसाइड का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तो स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करने के लिए म्यूकस जो है वो हेल्प कर रही होती है, क्योंकि वो बेसिक होती है। तो ये भी कंसिडरेबली आपने ध्यान रख लेना। उसके बाद अर्जेंटाफिन सेल्स होते हैं। ये अर्जेंटाफिन सेल आपके पास में गैस्ट्रिक ग्लैंड के एक सेल ऐसे हैं जो आपके पास सीरोटोनिन, हिस्टामिन और आपके पास पर्टिकुलर सोमैटोस्टेटिन की सिक्रीशंस आपको कर देते हैं। देखिए, इसकी वर्केबिलिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हिस्टामिन का काम है आपके पास आर्टीरियोलर वेसोडाइलेटर है, सीरोटोनिन आपके पास में वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होती है। ये आपने फिर से ध्यान रखकर चलना है। उसके बाद लास्ट सेल आते हैं जिनको हम जी सेल्स कहते हैं या गेस्टिन सेल्स कहते हैं। ये आपके पास पाइलोरिक रीजन होती है इसमें प्रेजेंट होते हैं। यहां पर आपके पास ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है गेस्ट्रिन की सिक्रीशन करना। ये एक तरह का पर्टिकुलर हार्मोन है जो आपके पास इस गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाता है, एसिड की सिक्रीशन को बढ़ाता है, ताकि आपके पास विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। मैकेनिकल जो एक्शन है आपके पास फूड को ब्रेक डाउन करने का स्टमक का, वो बहुत अच्छे से हो पाए। तो ये भी आपने चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी गैस्ट्रिन के बिल्कुल अपोजिट काम करने वाला आपके पास पर्टिकुलर एक हार्मोन है जिसका नाम सिक्रेटिन है। फर्स्ट हार्मोन दैट इज बीइंग डिस्कवर्ड इज द सिक्रेटिन। और वो सिक्रेटिन क्या है? गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज करता है, एचसीएल की प्रोडक्शन को डिक्रीज करवाने में हेल्प करता है, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन इंक्रीज करवाता है। लेकिन गैस्ट्रिन के बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है, क्योंकि गैस्ट्रिन का काम तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करना हुआ। दूसरा आपके पास पर्टिकुलर उसी हार्मोन का रोल यहां पर गैस्ट्रिन का क्या हुआ? दैट इज आपके पास पर्टिकुलर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करना, एचसीएल की प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करना। इतनी चीज यहां तक समझ आ गई हो? चलें अगला देखिए। अगला पार्ट आती है आपके पास इंटेस्टीन। तो इंटेस्टीन आपके एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा है, जो आपके पास 6 to 9 मीटर होती है। अब इस इंटेस्टीन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किए हुए, एक है आपके पास स्मॉल इंटेस्टीन, दूसरी आती है आपके पास में लार्ज इंटेस्टीन। देखो, बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, बहुत सारा डाटा भी पूछा जाता है। देखो, स्मॉल इंटेस्टीन को स्मॉल इंटेस्टीन हम इसलिए कहते हैं, जब उसको लार्ज इंटेस्टीन के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट से कंपेयर करिएगा तो स्मॉल इंटेस्टीन के हर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का जो डायामीटर है वो लार्ज इंटेस्टीन के पर्टिकुलर सभी स्ट्रक्चर के डायामीटर से हमेशा कम है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टीन की जो लेंथ होती है वो कंसिडरेबली लार्ज इंटेस्टीन से बहुत ज्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टीन को स्मॉल इसलिए स्मॉल कहा क्योंकि डायामीटर जो है स्मॉल इंटेस्टीन का लार्ज इंटेस्टीन से कम है। अब देखिएगा, स्मॉल इंटेस्टीन को तीन पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं, जो है आपके पास ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। ध्यान दीजिएगा, ये जो ड्यूडिनम है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले कर रहा होता है। इसलिए प्ले कर रहा होता है क्योंकि ड्यूडिनम में आपके पास में बाइल की सिक्रीशन जो आपके बाइल लीवर ने बनाया होता है, वो बाइल ड्यूडिनम में पोर होती है। ये आपने ध्यान रखनी है। और उसी बाइल की वजह से जो स्टमक से फूड मूव कर स्मॉल इंटेस्टीन में आती है वो एसिडिक होती है, लेकिन उस एसिडिक नेचर को आपके पास न्यूट्रलाइज करने के लिए ड्यूडिनम में बाइल जो है वो बेसिक मीडियम का है, जिसका पीएच आपके पास 8 to 8.5 होती है, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिडिटी जो है वो स्मॉल इंटेस्टीन में हो पाती है, अदरवाइज वो आपके पास नहीं हो पाती। सेकंड आता है आपके पास जजुनम। इस जजुनम की खासियत ये होती है कि यहां से मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभार मैंने बुक्स के अंदर एक क्वेश्चन गलत पढ़ा, मतलब उसका आंसर गलत दिया हुआ है। कभी कभार आपसे पूछेंगे कि वाटर की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होती है, तो आंसर ये लिख दिया जाता है कि लार्ज इंटेस्टीन में होती है। जी नहीं, वाटर की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है आपके पास स्मॉल इंटेस्टीन के जजुनम पार्ट से ही होती है, जहां पर आपके 5400 ml जो है उसकी वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टीन की कैपेबिलिटी सिर्फ 1600 ml की होती है एब्जॉर्प्शन करवाने की। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यहां पर यह पूछा हो कि ड्राई फीसिस बनाने के दौरान में वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाने का रोल कौन प्ले करता है, तो आपके पास लार्ज इंटेस्टीन है। ड्राई फीसिस की फॉर्मेशन लार्ज इंटेस्टीन में होती है, ये आपने ध्यान रखना है। इलियम जो है आपकी पर्टिकुलर स्मॉल इंटेस्टीन का पोस्टीरियर पार्ट है, जहां पर मैक्सिमम फूड इंग्रेडिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट या न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके पास स्मॉल इंटेस्टीन का ही रोल है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखिएगा और क्या ध्यान रखना है। ये जो आपके पास इलियम है, इस इलियम में ये खासियत होती है, इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इस पर्टिकुलर इलियम के अंदर आपके पास माइक्रोविलाई और विलाई होते हैं। विलाई जो है आपके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो आपके पास इलियम के सरफेस एरिया को हमें बढ़ाकर देती हैं, और माइक्रोविलाई थोड़ा सा सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ाकर दे देता है, ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज और व्हाट
आपके पास जितने भी आपके पास पर्टिकुलर विटामिन हैं जो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो पाए। तो आपके पास इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, जेजुनम में मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम मिनरल्स, मैक्सिमम वाटर, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन करवाने का रोल स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास में पर्टिकुलर जो है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकोहन कहते हैं। क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकोहन में आपके पास दो तरह के आपके पास पर्टिकुलर सेल्स के बारे में पढ़ा जाता है, एक होते हैं पेनीथ सेल और दूसरे होते हैं आपके पास पर्टिकुलर अर्जेंटाफिन सेल। अर्जेंटाफिन सेल स्टमक में भी होते हैं लेकिन दोनों का रोल अलग अलग होता है। हम यहां पर पढ़ेंगे क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकोहन का एक सेल होता है जिसका नाम है पेनीथ सेल, और ये पेनीथ सेल जो है वो जिंक कंटेनिंग सेल्स होते हैं और ये पर्टिकुलर सेल लाइसोजाइम की सिक्रीशन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है जबकि बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। पेनीथ सेल जिंक कंटेनिंग सेल है, क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकोहन में पाए जाते हैं और वही पेनीथ सेल जो है वो एक सिक्रीशन देते हैं जिसका नाम लाइसोजाइम है। और हमने अभी भी पढ़ा था कि लाइसोजाइम सलाइवा में भी प्रेजेंट होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंटेस्टाइन को बचाने के लिए स्पेसिफिक सेल जो वहां पर पड़ा हुआ है वो पेनीथ सेल है। इसके अलावा सब म्यूकोजल लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल या स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम ब्रूनर ग्लैंड है, और ये ब्रूनर ग्लैंड स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के सिर्फ ड्यूडेनम में प्रेजेंट होते हैं, जेजुनम और इलियम में ये एब्सेंट होते हैं। इन ब्रूनर ग्लैंड का रोल ये होता है, ये लगातार म्यूकस की सिक्रीशन ये भी करते रहते हैं ताकि आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स को बचाया जा सके। इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन की लगातार सिक्रीशन करते रहते हैं, और हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है कि बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के बफरिंग सिस्टम्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये भी आपको चीजें ध्यान रहनी चाहिए। चलें जी, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। तो 3 पार्ट कौन से हैं देखिएगा, एक हो गया सीकम, दूसरा कोलोन होती है, तीसरा रेक्टम। यहां से आप इस चीज को देख भी सकते हैं। अब देखिए, सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है। कैसी ऑर्गन है? वेस्टिजियल ऑर्गन होती है, और ये वेस्टिजियल ऑर्गन पर्टिकुलर हमारी बॉडी के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत रोल प्ले कर रहा होता है। बी लिम्फोसाइट की लगातार सिक्रीशन कर रहा होता है, और बी लिम्फोसाइट जो है वो आपके पास एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करते रहते हैं। अब एक चीज के बारे में और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पास पर्टिकुलर इलियम है, इस इलियम में पर्टिकुलर कुछ पैचेस ऐसे हैं जहां पर विलाई एब्सेंट होते हैं जिनको हम पेयर पैचेस कहते हैं। ये भी पर्टिकुलर यहां से भी बी लिम्फोसाइट की लगातार सिक्रीशन होती है। इसीलिए कभी लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा जाए तो पेयर पैचेस, सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दोनों ही लिम्फोइड ऑर्गन है, और लिम्फोइड ऑर्गन का काम हुआ बी लिम्फोसाइट की लगातार सिक्रीशन करना, और बी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। सेकंड थिंग, इसको वेस्टिजियल इसलिए भी कहा क्योंकि सीकम जो है, अगर हर्बीवोर्स को देखेंगे तो हर्बीवोर जो एनिमल होते हैं उनमें सीकम के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसको सेलुलेज कहते हैं। सेलुलेज क्या करती है? प्लांट में आपके पास सेल्यूलोज होता है, उस सेल्यूलोज को डायरेक्टली ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। अब हम जो है घास फूस तो खाते नहीं है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलेज एंजाइम जो वो डेफिशिएंट है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि पर्टिकुलर जो आपके पास सीकम है वो हमारी बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो चुका है, क्योंकि उसमें सेल्यूलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। हमारी बॉडी डायरेक्टली किसी भी रॉ मटेरियल जो फूड घास फूस आती है उसको डायरेक्टली ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकती है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आते हैं आपके कोलोन का हिस्सा। ध्यान दीजिएगा, इस कोलोन की खासियत क्या होती है? कोलोन में एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया रिसाइड करती है जिसका नाम इशेरिचिया कोलाई है। इशेरिचिया कोलाई जो है हमारी बॉडी से थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन विड्रॉ तो जरूर करता है, लेकिन हमारी बॉडी को एक फायदा भी देता है। फायदा क्या देता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन और विटामिन के की फॉर्मेशन कर हमारी बॉडी को देता रहता है। ध्यान दीजिएगा, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से ज्यादा चीज क्या बनाता है? तो ज्यादा बनाता है विटामिन आपके पास बी कॉम्प्लेक्स, के की फॉर्मेशन कम करता है। तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है। अब देखिएगा, ये जो आपके पास कोलोन का हिस्सा है, आपको यहां पर एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशन दिख रही होंगी, इसको कहते हैं आप पर्टिकुलरली, यहां पर देखिएगा टेनिया कोलाई। लॉन्गिट्यूडनल मसल के बैंड जो है वो आपको दिखाई देना शुरू कर जाते हैं, इसको हम बेसिकली टेनिया कोलाई कहते हैं। अब इन लॉन्गिट्यूडनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके पास ये पाउचेस जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन पाउचेस की फॉर्मेशन होती है, इनको हम हॉस्ट्रा कहते हैं। और ये हॉस्ट्रा बेसिकली ये रोल प्ले कर रहे होते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको एनस के थ्रू बाहर आना है उसको कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत स्टोर कर रख सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में लेकर चलिए। अब अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर लार्ज इंटेस्टाइन को पूरी तरह से ओपन कर दिया जाए ऐसे, तो आपको बीच में फैट लाइक हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिनको एपिप्लोइके अपेंडिजेस कहते हैं या एपेंडिजेस एपिप्लोइके कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ
कि लार्ज इंटेस्टीन को शॉक से बचाने के लिए एज एन इंसुलेटर जो है आपके पास वहां पर फैट जो है वो रोल प्ले कर रही है। और सेकंड थिंग ये भी रोल प्ले कर रही है कि लार्ज इंटेस्टीन जो आपके पास ड्राई फीसिस है वो लगातार धीरे धीरे कर कर मूव करते हुए आगे की ओर को जा सके। अदरवाइज अगर आपके पास वो फैट नहीं होगा तो आपके पास ड्राई फीसिस मूव कर कर कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते। फिर से देख लें जी मैंने कितनी चीजें कही हैं, वो सभी के सभी चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि यहां सबसे क्वेश्चन पूछा जाए। अब देखिएगा लास्ट कंसिडरेशन का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, स्मॉल इंटेस्टीन की इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्मॉल इंटेस्टीन में कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाए चाहे वायरल इंफेक्शन हो जाए, उससे जो बहुत कॉमन डिजीज हमारे पास होती है उसको हम डायरिया कहते हैं। तो डायरिया में क्या होगा, बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट का मतलब हुआ आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो मूवमेंट होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और वाटरी आपके पास में स्टूल्स आएंगे। ड्राई स्टूल्स नहीं आते, वाटरी स्टूल्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनमें ब्लड नहीं होगा। तो स्मॉल इंटेस्टीन के इंफेक्शन को या इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन को हम क्या कह रहे होते हैं, उसकी वजह से डायरिया होती है। लेकिन अगर लार्ज इंटेस्टीन में अगर आपके पास में इंफेक्शन हुआ तो मोस्ट कॉमन जो इंफेक्शन हो रहा होता है ना वो इश्चेरिचिया कोलाई का ही होता है, क्योंकि इश्चेरिचिया कोलाई हमारी बॉडी में पहले से रिसाइड कर रही हो। अगर उसकी काउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो उस दौरान में बहुत कॉमन जो डिजीज आपको मिलेगी दैट इज इंफ्लेमेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टीन की वजह से, उसको हम डाइसेंट्री कहते हैं। डाइसेंट्री में भी बाउल मूवमेंट्स इंक्रीज कर जाती हैं, गैस्ट्रिक मोटिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही होती है, वाटरी स्टूल्स होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपके पास ब्लड जो है वो आपके पास उन स्टूल्स में आना शुरू हो जाता है। तो आपने ये भी कंसिडरेबल थिंग आपने ध्यान रखनी है। चलेगा, लास्ट पार्ट जो आप ध्यान रखेंगे वो क्या ध्यान रखना है, ये जो ड्यूडिनम है, इस ड्यूडिनम में आपके पास में लीवर से आती हुई जो डक्ट्स होती हैं वो ओपन करती हैं अलोंग विद द पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर। तो आपके पास लीवर से पर्टिकुलर कॉमन बाइल डक्ट जो है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ में मिलती है और ड्यूडिनम में ओपन होती है। क्लियर हो गया जी? तो हम कहते हैं कि पर्टिकुलर पैनक्रियाटिक डक्ट अलोंग विद द कॉमन बाइल डक्ट जो है वो ओपन होती है इन दी पर्टिकुलर एम्पुल ऑफ वेटर। तो एम्पुल ऑफ वेटर पाया जाता है ड्यूडिनम के इनसाइड में, और उस एम्पुल ऑफ वेटर को कवर करने के लिए एक स्फिंक्टर पड़ी होती है उसके सरफेस के ऊपर, जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज बता दिया कि अगर आपकी बॉडी के इनसाइड में कहीं ना कहीं आपका जो स्टमक से होता हुआ एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टीन में आएगा तो स्मॉल इंटेस्टीन की इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए बाइल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जो आपके पास में पर्टिकुलरली न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिडिक मीडियम करने की कोशिश करता है। इसी बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट भी होते हैं, इसी पर्टिकुलर बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट भी होते हैं। बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो इमल्सिफिकेशन में काम आते हैं। फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ने के लिए यू विल ऑलवेज नीड दी बाइल सॉल्ट, क्योंकि लिपिड जो है उसकी डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती है, उसको छोटे छोटे इंग्रेडिएंट में वाटर सॉल्युबल बनाना जरूरी होता है, जिसको हम मिशेल्स कहते हैं और लेटर ऑन उनको हम काइलोमाइक्रॉन्स कहना शुरू करते हैं। तो आपके लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए, सरफेस टेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लिपिड को कम करने के लिए यू विल ऑलवेज नीड द बाइल सॉल्ट दैट इज बीइंग प्रेजेंट इन द बाइल। ध्यान दीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछी जाती है। बाइल जो पिगमेंट होते हैं वो आपके पास हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन करने पर भी बनते हैं, जिनको हम बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन कहते हैं। बिलीरुबिन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। तो जॉन्डिस इज बेसिकली अ डिजीज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और क्यों हो रही होती है? क्योंकि लीवर जो है उसकी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, जिस दौरान में बाइल की सिंथेसिस ज्यादा हो रही होती है। तो बाइल को सिंथेसाइज करने के लिए लीवर के अंदर एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हिपैटोसाइट कहते हैं। तो लीवर के आपके पास जो हिपैटोसाइट होंगे वो आपको बाइल बनाएंगे, और जो उस बाइल की स्टोरेज हो रही होती है वो गॉल ब्लैडर में हो रही होती है। तो गॉल ब्लैडर इज द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द बाइल, और उस गॉल ब्लैडर से अगर आप उस बाइल को बाहर निकालना चाहेंगे तो यू विल ऑलवेज नीड अ पर्टिकुलर एंजाइम दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द कॉलिसिस्टोकाइनिन। कॉलिसिस्टोकाइनिन जब तक आपका वर्केबिलिटी नहीं करेगा, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला एक हार्मोन है, वही एक हार्मोन ऐसा है जो गॉल ब्लैडर की स्क्वीजेबिलिटी कर सकता है और बाइल को आपके पास कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आपके पास में कहां पर ला सकता है, इनटू द ड्यूडिनम, ताकि आपके पास न्यूट्रलाइजेशन हो सके उस एसिडिक मीडियम की जो पीछे से आ रहा था फूड के साथ में। तो ये आपने सारी चीजें फिर भी ध्यान रखनी है, मैं जितना आज पढ़ा सका, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, लेकिन फिर भी जितना मैंने पढ़ाया आप इसको ध्यान रखिएगा।